हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता नागरथ और आप सभी का अपने चैनल ममता नागरथ पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज का वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड यूके वीज़ा मैंने कैसे लिया उसको शेयर करने वाली हूं। इसी दौरान मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूं आजकल, जो कि दी वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल करके एक सीरीज़ है और उसमें करीबन मैंने 150 शॉर्ट वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसको कि मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पब्लिश करती हूँ। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब और मेरा फेसबुक भी फॉलो करिए। साथ ही साथ मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ जो कि जनरल पब्लिक को बाहर जाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, और साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करती रहती हूँ। आज का वीडियो मैंने अभी यूके एम्बेसी से अपना यूके विज़िटर वीज़ा लिया है और उसी को मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा और बिल्कुल रियल होगा। तो मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बताऊँगी कि कितना पैसा मेरा लगा यूके का वीज़ा लेने में, और एप्लीकेशन फाइलिंग किस तरह से होगी वो भी मैं बताऊँगी। ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे पेपर्स हैं जिनको कि मैं आपसे बताने वाली हूँ। और ये तो मेरा वीज़ा मिल गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मेरा यूके वीज़ा लगा हुआ है, जिसको कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपका समय बहुत कीमती है, मैं समझती हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ, जिससे कि आपको कुछ दिशा दर्शन हो जाए। तो जो भी लोग अपने करीबी दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को विज़िट करना चाहते हैं यूके में, उन लोगों को स्टैंडर्ड वीज़ा, विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। विज़िटर वीज़ा कई कैटेगरीज़ में बनाया जा सकता है, मगर जब आप 6 महीने के लिए विज़िट पे जाते हैं अपने रिश्तेदार को या अपने फैमिली मेम्बर को या अपनी फ्रेंड्स को, तो आप 6 महीने का वीज़ा एट ए टाइम ले सकते हैं। दैट इज़ 180 डेज़। उसकी जो फ़ीस है, चाहे आप थोड़े दिन का लो या ज़्यादा दिन का लो, तो सेम ही रहती है। तो बेटर है कि आप 180 दिन का ही वीज़ा अप्लाई करें। और जो आपके फ्रेंड्स और या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आपको इनविटेशन लेटर देना पड़ता है और उन्हें स्पॉन्सर भी करना पड़ता है। तो साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोग ये देखिए कि ये जो मेरा ये जो है, ये है 3,800 रुपये मैंने पे किए। ये रिसिप्ट है। जिस दिन आप VFS ग्लोबल जाएंगे उस दिन ये रिसिप्ट साथ में लेके जाएंगे, और जब आप फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको ये ईमेल आता है, ये भी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इसमें टाइम लिखा रहता है, डेट एंड टाइम लिखा रहता है कि आपको VFS ग्लोबल में कितने बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। तो ये हो गया कि VFS ग्लोबल जाते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक तो ये ईमेल लेके जानी है, दूसरा आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना होता है VFS ग्लोबल के गेट पर, तभी आपको एंट्री मिलती है। और उसके बाद ये बताती हूँ कि मैंने कितनी फ़ी पे करी। 3,800 रुपये तो मैंने जो अपॉइंटमेंट के टाइम स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया था, क्योंकि मुझे जल्दी वीज़ा अप्लाई करना था, तो 3,800 मैंने VFS ग्लोबल की फ़ी पे करी है, जिससे कि मेरे को अगले ही दिन का अपॉइंटमेंट मिल गया था। जैसे मैंने आज एप्लीकेशन सबमिट करी, तो वेरी नेक्स्ट डे मेरे को एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका मिल गया। 3,800 रुपये मेरे VFS ग्लोबल को मैंने फ़ी पे करी। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, यूके गवर्नमेंट जो फ़ी लेती है वो है 12,966। ये इस तरह से पेमेंट रिसीप्ट आपकी आ जाती है।
966 इन विजिटर वीज़ा फ़ी है। और इसके अलावा जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो ये आपको ये इस तरह से कागज़ मिलता है, उस पर ये स्ट्रिप लगी होती है, ये आपको संभाल के रखनी होती है। VFS ग्लोबल देता है, ये आपको संभाल के रखना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब VFS ग्लोबल जाते हो तो पासपोर्ट ले गए, आप एक्नॉलेजमेंट लेटर ले गए, जो आपने फ़ी पे करी है वो सब लेकर जाना है। 15 मिनट पहले आपको जो अपॉइंटमेंट टाइम है उससे पहले पहुँचना है VFS ग्लोबल जाते समय। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक जो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलता है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, वो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, वो आपको देना है। और इसके अलावा जो आपकी पेमेंट रिसीट है ये साथ में लेकर जाइए। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर गई थी, ये जितने भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर उन्होंने ये मेरे से डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन सबमिशन ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। मैंने ऑनलाइन सबमिशन अपने आप किया था VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे। तो ऑनलाइन सबमिशन करना आसान है, मगर ऑनलाइन सबमिशन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको जो फाइल नेम्स हैं उनमें कोई हाइफन वगैरह नहीं होना चाहिए, और फाइल नेम सिंपल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। और PDF में आपकी फ़ाइल्स अपलोड होती हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो जो बेसिक जो हिदायत है आपको वो यही है कि आपके फ़ाइल नेम्स में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब मैं डिस्कस करती हूँ कि एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान में आपको कौन कौन से पेपर चाहिए। जैसे कि ये है इनविटेशन लेटर, ये मैंने ईमेल के ज़रिए मंगाया था अपने, मेरा क्योंकि बेटा वहाँ पे रहता है तो मैंने उससे इनवाइट लेटर, इतना सा है इनवाइट लेटर, और ये नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये उसने PDF अटैचमेंट किया था। इसमें ईमेल लेटर में क्या लिखना है ये मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जो कि इसी का अनदर पार्ट होगा इस वीडियो का, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि इनवाइट लेटर किस तरह से बनाना है, तो वो भी मैं आपसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँगी। इनवाइट लेटर के बाद में आपको जो एक मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं कि आप किस तरह से जाएंगे, तो आप कैसे अपनी जो ट्रिप है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मैंने जो है आपको सभी अपनी FD वगैरह दिखाने की नहीं है ज़रूरत। सपोज़ अगर आप कहते हैं कि आपका 5 लाख खर्चा होने लगा है ट्रिप पे, तो आपको 5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा 7-8 लाख आप दिखा दीजिए कि आपके पास में डिपॉजिट्स हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन अपने डिपॉजिट्स की रिसीट्स निकाल ली थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। ये IDFC बैंक की मैंने ऑनलाइन निकाल के ये सबमिशन किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जैसे एक FD एडवाइस हो गया, फिर ये दूसरी FD एडवाइस हो गया, और आपको FD ब्रेक करने की नहीं ज़रूरत है। ओनली थिंग इज़ आपको ये दिखाना है कि आपके अकाउंट में इतना अवेलेबल फ़ंड है, क्योंकि FD तो आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं ना, इसलिए FD को जब आप सबमिशन करते हैं ब्रेक मत कराइए। सिंपली आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, या फिर अपने बैंक से FD की फ़ोटोकॉपी बैंक की जो एडवाइस होगी वो ये देखिए, ये 3 FDs मैंने लगाई थी। इसके अलावा मैंने ये देखिए ये लगाया मैंने, ये भी मेरी IDFC बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है जो कि मैंने लगाई थी। ये मेरी सेविंग की स्टेटमेंट है IDFC की। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको ये दिखाना है कि पिछले 3 महीने में मैंने 3 महीने की, ये दिस इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेके 30
जून 2024, जब मैंने अप्लाई किया था 16 जुलाई को अप्लाई किया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये पीरियड लिखा हुआ है। ये पीरियड है मेरा 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 जून 2024 की मैंने सेविंग की स्टेटमेंट लगा दी, जिस बैंक अकाउंट का मैं एफडी दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो एक और मैंने चीज़ लगाई थी वो ये कि मेरा एसबीआई अकाउंट में मेरी पेंशन आती है, और वो पूछते हैं कि भाई आप पेंशनर हो कि आप क्या हो। तो मैं पेंशनर हूँ, तो मेरी पेंशन आती है एसबीआई बैंक में। तो मैंने वो स्टेटमेंट लगाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 की, वो पूरे साल की स्टेटमेंट उनको लगा दी, जिससे कि उनको ये पता चल रहा है कि भाई हाँ मेरी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मतलब अपने फंड्स को जस्टिफाई आप कैसे करेंगे, आप दिखा दीजिए। तो ये भी मैंने ऑनलाइन निकाली थी। ये मेरी इतनी लंबी, इतने सारे पेजेस थे ये, पर साल भर की सेविंग स्टेटमेंट मैंने निकाली, क्योंकि मेरी पेंशन आती है तो वो इससे कंफर्म कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आया मेरे बेटे ने जो लिखा था उनको कि भाई मैं अपनी मदर की ट्रिप जब होगी तो मैं अपनी मदर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बोर्डिंग लॉजिंग और उनका ट्रिप एक्सपेंस जो होगा, रहने का खर्चा, वो मैं उठाऊंगा। वो दिखाने के लिए मैंने फिर उनकी बैंक स्टेटमेंट्स मंगाई थी, जो कि 3 महीने की हैं, पिछले 3 महीने की। ये देखिए एचएसबीसी बैंक की यूके की वो स्टेटमेंट लग जानी है। तो वो भी स्टेटमेंट आपकी ऑनलाइन ही होती है। तो ये काफ़ी सारे पेजेस हो जाते हैं ऑनलाइन स्टेटमेंट के। ये दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से, इतने सारे पेजेस ये आप लगा दीजिए। बट ये तो ऑनलाइन अपलोड होते हैं, तो इनको ऑनलाइन ही अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में फिर क्या था कि आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, ये मैंने लगा दी। इसके बाद मैंने जो पासपोर्ट का लास्ट पेज होता है वो लगाया। क्यों लगाया पासपोर्ट का लास्ट पेज? क्योंकि अभी बताती हूँ आपको। इसके अलावा मैंने मतलब अपने सारे फंड्स लगाने के बाद में ना जो एक मेजर स्टेटमेंट आती है वो ये है, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकल के आता है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं। तो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे से इस फॉर्म में होता है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये आपसे मांगेंगे चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब आप एम्बेसी में जाते हैं तब। इस चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या होता है? एक तो देखो एविडेंस ऑफ फंड्स, दूसरा एविडेंस ऑफ सपोर्ट यू विल रिसीव फ्रॉम योर स्पॉन्सर इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ व्हाट सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड एंड हाउ। तीसरा है एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप इफ एनी बिटवीन यू एंड योर स्पॉन्सर, एविडेंस दैट योर sponsor is not or will not be in breach of UK immigration laws at the time of your visit. As you are visiting family or friends, invitation from your UK based family or friends and evidence of their permission to be in the UK. अब देखिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मैं आपको कंफर्म करती हूँ, जब आप स्टैंडर्ड कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हमसे वो VFS ग्लोबल में मांगते हैं चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ एक यही पेज उन्होंने मेरे से मांगा था। इसमें क्या क्या है? एविडेंस ऑफ फंड्स, एविडेंस ऑफ फंड्स अवेलेबल टू यू। तो ये अभी मैंने जो आपको IDFC बैंक की अपनी स्टेटमेंट दिखाई, FD की स्टेटमेंट्स, और मैंने एविडेंस ऑफ फंड्स अपनी पेंशन का दिखाया, जो कि SBI बैंक का मैंने पूरे साल का स्टेटमेंट, सेविंग का स्टेटमेंट दे दिया, वो सफिशिएंट था। उसके बाद में एविडेंस ऑफ सपोर्ट यू विल रिसीव फ्रॉम योर स्पॉन्सरर। तो जो मेरे बेटे की 3 महीने की से स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट रीसेंट स्टेटमेंट मैंने उनको दी, जिसमें कि उसकी सैलरी दिख रही है और वो रेंट पे कर रहा है, वो भी दिख रहा है। तो 3 महीने की जो स्टेटमेंट है वो देनी है। उसके बाद में एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप इफ एनी। अब जैसे जो लोग अपने बच्चे के पास विजिट करने जा रहे हैं, उनको ये ज़रूरी है कि अपने बच्चे का पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज,
क्योंकि लास्ट पेज इसलिए कि उसमें उसके पेरेंट्स का, मदर का, फादर का नाम आया होता है, तो वहाँ से रिलेशनशिप कंफर्म हो जाती है कि ये आपका ही रिलेशनशिप है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है। इसलिए लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट ऑफ योर चाइल्ड एंड फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट ऑफ योर चाइल्ड, एंड ऑल्सो इसमें मांगते हैं एविडेंस दैट योर स्पॉन्सर इज नॉट और विल नॉट बी इन ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन। तो उनका जो, अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का जो वीज़ा लगा हुआ है वो दिखाना है। अगर आपका बच्चा वर्किंग है तो उसका वीज़ा दिखाना है। बेसिकली यहाँ पे उसका वीज़ा कैटेगरी स्टेटस दिखाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद में इनविटेशन फ्रॉम योर यूके बेस्ड फैमिली। इनविटेशन फ्रॉम यूके बेस्ड फैमिली मैंने जैसे बताया आपसे कि आपको एक ईमेल मंगानी है। ईमेल में क्या लिखना है वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल मंगाना है अपने स्पॉन्सर से जो कि यूके में है। तो चलिए हम आगे बढ़ें। अब मैं ये भी बता देती हूँ आगे कि आप एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करेंगे। तो चलिए हम एप्लीकेशन फ़ाइल करने का तरीका देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन, जब हम यूके इमिग्रेशन की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो यूके की वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हैं यूके की, जिसका की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा, जब आप यूके की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे स्टैंडर्ड वीज़ा के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो उसी लिंक के ज़रिए आपको ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको डिस्कस करने वाली हूँ। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको डेटा भरना है ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन डेटा भरेंगे तो उसमें क्या क्या भरना है मैं आपको समझा देती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए कृपया आप पेशेंस से आगे देखते जाइए। जब आप इसमें मैं आपको ये भी समझा दूँ कि जब यूके की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एट ए स्ट्रेच सारा डेटा एक ही बारी में भरना है। नहीं, आप उस जब जितना आपने भर लिया उसके बाद उसको सेव कर लीजिए और उस लिंक को ईमेल कर दीजिए। जब अगली बारी आएंगे उसी लिंक को ओपन कर लीजिए जिससे कि जो आपने पहले डेटा भरा है वो आपके पास में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप यूके की स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन फिलअप करते हैं तो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपसे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो पूरी एप्लीकेशन मैं अगली वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि इस एप्लीकेशन में मैंने किस जगह पे क्या भरा। तो बेसिकली आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका एड्रेस और आपके जिनके पास आप विज़िट कर रहे हैं उनका एड्रेस आपके पास होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, रिलेशनशिप क्या है वो होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो और अगर आपने पिछले 10 सालों में कहाँ कहाँ विज़िट किया है ये सारी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। और जितना राइट इन्फॉर्मेशन आप अपने एंड पे भर दोगे और जितना यूके वालों को, एम्बेसी वालों को इजी होगा, सिंप्लीफाइड वे में आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, उतना ही जल्दी आपका वीज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम अगली वीडियो में आपको समझाती हूँ कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको एप्लीकेशन कैसे भरनी है स्टेप बाय स्टेप। और मेजरली मैंने आपको सभी कुछ बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और करीबन खर्चा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर से मैं जब अगली वीडियो बनाऊँगी तो उसमें रेडी रेकनर भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से दे दूँगी। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं यूके के
यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। और अपना वीज़ा जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत मैटर करती है। मेरे को यूके का वीज़ा मैंने 17 जुलाई को अप्लाई किया था और मेरी इफ़ेक्टिव डेट जो अब की बारी आई है वो अभी वीज़ा रिसीव होने से पहले ही हो गई है। ये देखिए, ये मेरा वीज़ा लग गया है। ये है इफ़ेक्टिव फ्रॉम 26 जुलाई 2024 से लेके 26 जनवरी 2025 तक फॉर 180 डेज मल्टीपल एंट्री। इसका अर्थ ये होता है कि मैं मल्टीपल टाइम्स, अगर मैं बीच में आना चाहती हूँ तो मैं आ सकती हूँ, जाना चाहती हूँ तो मैं जा सकती हूँ, मगर टोटल नंबर ऑफ डेज़ 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप ट्रैवल करें तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं, अपनी बुकिंग्स करते हैं, तो टू एंड फ्रो टिकट आपको लेके जाना है। सो वाइल बुकिंग योर टिकट्स एंड वाइल ट्रैवलिंग, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना टू एंड फ्रो टिकट लेके जाना है। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं, और इवन यहाँ पर भी इंडिया से जब एग्ज़िट हो रहे होते हैं तो वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, सिक्योरिटी पे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जब आप हीथ्रो पे उतरते हैं यूके में या किसी भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन चेक होता है, बायोमेट्रिक आपकी ली जाती है, और जो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक करते हैं वो ये आपसे पूछते हैं आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब वापस जाएंगे, शो मी और रिटर्न टिकट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एयरपोर्ट पे आपको अपनी एयर टिकट अवेलेबल रखनी है अपने साथ में, आपको अपना बोर्डिंग पास अवेलेबल रखना है अपने साथ में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हड़बड़ाएं ना, बड़े सॉफ्टली आप इमिग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चंस को सुनिए और उनका जवाब दीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उनसे बड़े प्यार से कह सकते हैं, प्लीज़ कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। इस तरह से आप उनसे दोबारा से क्वेश्चन पूछ के राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल भी मत घबराइए, स्माइलिंग रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए वाइल ट्रैवलिंग। तो आई थिंक मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और अगले वीडियोस में इमिग्रेशन का फॉर्म किस तरह से भरना है ये बताती हूँ, और उससे अगली वीडियो में बताऊँगी कि स्पॉन्सर लेटर में क्या लिखना है, ईमेल किस तरह से मंगानी है। तो धन्यवाद आप सभी का। आप बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं mamtanagrath@gmail.com। अगर किसी को मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मगर हाँ, वो मेरी सर्विसेज पेड रहेंगी। थैंक यू सो मच।